जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि स्टैटिक जीके में जितने भी सेगमेंट लिखे हुए हैं उन्हें हम बारी बारी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से करवाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। तो आपका अभी रेलवे का बैच चला रहे हैं, रेलवे के बैच के साथ साथ स्टैटिक जीके भी चलाएंगे। स्टैटिक जीके में अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन 10 से 15% रहता ही रहता है। अगर 40 नंबर की जी आसानी है तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स भी बनाते जाइए, वरना आप रिवीजन इसका करते जाइए। बीच बीच में हम इसके वीडियो लेकर के आएंगे और जितना भी थंबनेल में सेगमेंट हमने लिखा है, टॉपिक्स हमने लिखे हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके को समझ लेते हैं कि स्टैटिक जीके में हमें पढ़ना क्या होता है। तो देखो, स्टैटिक जीके का ये मतलब होता है कि स्टैटिक चीज़ें यानी जो चीज़ें स्थिर है। यानी कि जैसे अगर आपसे बात कर ली जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। तो अब यूएनओ की स्थापना 1945 में हो गई, तो अब दूसरी चीज़ें उसकी जगह लेंगी, लेकिन यूएनओ की स्थापना तो 1945 में हो गई ना, यानी वो तो चेंज होने वाला नहीं है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, तो ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। तो इसको बोला जाता है स्टैटिक पोर्शन। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपसे भर भर के एग्जाम में पूछता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और बीच बीच में इसके वीडियो हम डालते जाएंगे। सारे टॉपिक आपको बेहतर कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे वो अपने मन से क्रिएट किए हुए नहीं होंगे। सारे प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, या फिर अन्य एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एग्जाम रहे हों, लेखपाल वीडियो, या फिर जो भी अन्य एग्जाम वनडे एग्जाम रहे हों, सबका एनालिसिस आपको वीडियो में मिलेगा। सबसे बारी से बारी करके 2-2, 4-4 क्वेश्चन छांट करके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी इसी को यूएनओ कहा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, ने 24 अक्टूबर 2023, यहाँ पे ये मिस है, 24 अक्टूबर 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि 24 अक्टूबर 2023 को कौन सा उसका स्थापना दिवस था। अभी 24 अक्टूबर 2024 आएगा, ठीक है। तो 23 का इसमें पूछा है, तो बताइए कौन सा मनाया है। तो इसमें इस बार मनाया गया है 78वां। कौन सा मनाया गया है? 78वां मनाया गया है। ये 78वां इनका स्थापना दिवस था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना यूएनओ की हुई थी, ठीक है। और 2023 में इसकी जो थीम रही थी वो क्या रही थी? तो थीम रही थी इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इस तरीके से इसकी थीम रही थी। तो अगर बात कर लें दोस्तों कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना किस जगह पे करी गई थी। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हो वो आप नोट करते चलिए। तो इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, ठीक है। लेकिन 1946 में स्थापना 45 में हुई और हेडक्वार्टर इसका 1946 में कहाँ पे बनाया गया? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 45 में, हालांकि इसके 45 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना कर दी गई, बाद में ट्रांसफ़र करके 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। प्रतीक चिन्ह आप लोग जानते हैं कि जैतून की शाखाएं बनाई गई हैं और उसमें विश्व का नक्शा बना दिया गया है। इसमें टोटल जो मेंबर हैं, सदस्य देश हैं, वो कितने हैं? तो 193 इसमें
सदस्य देश हैं। तो जितनी जानकारी आपको यूएनओ के बारे में चाहिए थी वो हमने यहाँ पे संक्षेप में आपको दे दी। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मीम कुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए मीमकुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह एक मिजोरम का त्योहार है। मिजोरम का कौन सा त्योहार है? मीमकुट त्योहार है जो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इनकी स्थापना 1996 में करी गई थी। कब करी गई? 1996 में। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें बात कर ले कि इसमें टोटल कितने कंट्री सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा 56 कंट्री इसमें सम्मिलित हैं। कितने सम्मिलित हैं? 56 कंट्री इसमें सम्मिलित हैं। और इसके अध्यक्ष यानी कि महासचिव इस समय वर्तमान में कौन है? तो जो रवांडा के राष्ट्रपति हैं वो इस समय इनके महासचिव के तौर पे उनको यानी अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके देख ही रहेंगे, वाशिंगटन डीसी, जकार्ता, काठमांडू या द हेग। तो कहाँ पे स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब करी गई? तो 1945 में स्थापना भी इसकी करी गई। जब यूएनओ की स्थापना करी गई उसी समय इसकी भी स्थापना की गई थी। 1945 उसी वर्ष भी इसकी स्थापना करी गई थी। तो चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसकी सदस्य देशों की बात कर ली जाए कि आईएमएफ में विश्व बैंक में यानी वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने सदस्य हैं, तो वर्ल्ड बैंक में इस समय 189 यानी 189 मेंबर इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको आती हैं वो मत लिखिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आप नोट डाउन करते चलिए या फिर आप डायरेक्ट इसका रिवीजन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस बताइए ये कब मनाया जाता है? बताइए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। ऑप्शन है 8 जून, 5 जून, 17 जून या फिर 1 जून। बताइए, ये आप कमेंट में हमें बताइएगा कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके लिए कमेंट में छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको आप हमें बताइएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क यानी उसी को दक्षेस कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय बताइए। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, काठमांडू, फिलीपींस। तो इसका मुख्यालय आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल पे स्थित है। कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल पे स्थित है सार्क का मुख्यालय। अगर हम लोग बात कर ले कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यह है सार्क का मुख्यालय। इसी को हिंदी में दक्षेस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशिया के 8 देशों का यह समूह है। जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनके 8 देशों का यह एक समूह है सार्क। ठीक है, और उनमें से अगर बात कर ले कि 8 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो आप बताइए 8 कंट्री कौन सी हैं। तो देखो सबसे पहले अब भारत के जितने भी दक्षिण में कंट्री स्थित हैं, ठीक है, वो बताने हैं। जितने कि एशिया के दक्षिण में जो कंट्री स्थित है, देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 कंट्री स्थित है जो दक्षेस में अपनी मेंबरशिप दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना 1985 में करी गई थी। 1985 में करी गई थी, वो भी ढाका घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। राजधानी प्राग ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजधानी प्राग अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। ठीक है, राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक
कब हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में एरर है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा कि राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक कब हुई थी। तो बताइए इसकी बैठक कब संपन्न करी गई। ऑप्शन है 24 अगस्त 2007, 24 अगस्त 2018, 24 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2009। तो बताइए इसकी स्थापना कब करी गई थी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से रखे गए हैं, जो भी वनडे एग्जाम हुए वहीं से ये क्वेश्चन निकाल के रखे गए हैं। तो बताइए कब हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, 24 अगस्त सन 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी। सही विकल्प इसका क्या है, तो 24 अगस्त सन 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत ने अंटार्कटिका में 3 शोध संस्थान खोले हैं, वह कौन से हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगोत्री, मैत्री, भारती या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से हैं। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं वो सारे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी। तो ये सभी वाला विकल्प है कि गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये सभी जो है ये अंटार्कटिका में भारत ने 3 अभी तक शोध संस्थान खोल रखे हैं, ठीक है। तो अब इनका कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है या सन पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा जो दक्षिण गंगोत्री बना, देखो हम लिखे दे रहे हैं इनमें सन, जो दक्षिण गंगोत्री बना था तो वो बना था 1984 में। कब बना, 1984 में। जो मैत्री बना 1993 में बना, 1993 में। और जो भारती बना था वो सन 2009 में इसको बनाया गया था। ये 3 भारत के शोध संस्थान है जो कहाँ पे खोले गए हैं, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में खोज करने के लिए, क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे 3 संस्थान भारत ने खोल रखे हैं, शोध संस्थान, भारती, मैत्री, गंगोत्री। तो गंगोत्री 1984 में खोला गया, फिर 1993 में खोला गया, फिर 2009 में भारती को खोला गया था, ठीक है। ये तीनों संस्थान किसके अधीन काम करते हैं, कौन सी संस्था इन पे काम करती है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये तीनों संस्थाएं खोले गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। तो बताइए रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। अभी हम प्रैक्टिस में भी जब आपके यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में हम क्वेश्चन को डालते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी अटेंड किया करिए। और डेली टेलीग्राम में 5 से 10 क्वेश्चनों का एक टेस्ट आयोजित होता है नंबरों के साथ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, न्यूज डालते हैं और क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं कि 10 से 5 क्वेश्चनों का डेली टेस्ट होता है मॉर्निंग में, और वहाँ नंबरों के साथ होता है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। तो बताइए भाई कि रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। पर्यावरण बचाने, पृथ्वी बचाने, ओजोन परत बचाने या ग्रीन हाउस को कम करने के लिए। तो बताइए किसके लिए किया गया था। तो रियो सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था वो था पृथ्वी को बचाने के लिए। किसके लिए किया गया था, पृथ्वी को बचाने के लिए रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब देखो रियो सम्मेलन से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर बताइए कि रियो सम्मेलन कब संपन्न किया गया, यानी कब आया। तो इसी को एजेंडा 21 के भी नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एजेंडा 21 बोल दे या रियो सम्मेलन बोल दे, उसका सिर्फ एक मतलब है कि आपको बताना है कि यह पृथ्वी से संबंधित और इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1992 में करी गई थी। तो बात समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी। अब देखो पर्यावरण बचाने के लिए कौन सी सम्मेलन करे जा रहे हैं। तो पर्यावरण बचाने के लिए एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च करा गया था 1982 में, जिसको बोला जाता है नैरोबी प्रोटोकॉल। नैरोबी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। और पृथ्वी से कौन सा संबंधित है, तो रियो सम्मेलन संबंधित है। इसके अलावा ओजोन परत से कौन सा संबंधित है, तो याद रखिएगा ओजोन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 1887 में किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ये कनाडा में संपन्न हुआ था, इसकी बैठक संपन्न हुई थी, वो 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जिसका संबंध किससे, ओजोन परत संरक्षण से है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई। तो बताइए भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई। आपके ऑप्शन दिए गए हैं
24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में, 15 अगस्त 1947 दिल्ली में, 2 अक्टूबर 1950 बेंगलुरु में और 26 जनवरी 1950 बॉम्बे में चलाई गई। तो बताइए कब चलाई गई। तो भारत में रेल की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन, यहीं पे आप गड़बड़ कर देंगे। क्वेश्चन रेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा है, मेट्रो रेल की बात कर रहा है। तो जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, मेट्रो रेल चलाई गई थी, वो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में पहली बार चलाई गई थी। तो आप याद रखिएगा ये कब चलाई गई, कोलकाता में पहली बार चलाई गई थी। ये क्वेश्चन 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, याद रखिएगा। 18 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आया था। ये भी आपको बताया, शिफ्ट नंबर 2 में आया था। अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि सर सर्वाधिक मेट्रो कहाँ पे चलाई जा रही है, किस राज्य में चलाई जा रही है, तो आप बताइएगा सर सर्वाधिक मेट्रो यूपी में चलाई जा रही है। यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक मेट्रो चलाई जा रही है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लें कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो आप क्या बताएंगे, सर कोलकाता में चलाई गई थी, हुगली नदी पे। ये भी बात याद रखिएगा, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो भी हुगली कोलकाता में चलाई गई, हुगली नदी पे पहली बार मेट्रो चलाई गई। तो वो भी कहाँ पे चलाई गई, कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को। सर्वाधिक मेट्रो कहाँ चलती हैं, यूपी में चलती हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अब देखिए खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो बताइए। इसमें ऑप्शन दिए हैं बाजरा, धान, ज्वार, गेहूँ। तो इसमें आपको टिक करना है कि गेहूँ, ज्वार, धान, बाजरा, इसमें कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है। तो देखो गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। गेहूँ किसकी फसल है, तो गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ किसकी है, रबी की फसल है। अब देखो रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। इसके बाद आती है खरीफ की फसल, इसके बाद आती है खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून से जुलाई के बीच में, जून से जुलाई। इसके बाद आती है जायद की फसल। तो जायद की फसल कब बोई जाती है, मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है। तो मार्च से अप्रैल के बीच में ये फसल बोई जाती है। अगर बात कर लें कि खरीफ की फसल में कौन सी फसलें आती हैं, तो याद रखिएगा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, ये सब खरीफ की फसल आती हैं। रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब आती हैं रबी की फसल। और जायद की फसल आप लोग जानते हो जून, जुलाई, मार्च और अप्रैल में बोई जाती है, यानी कि गर्मी का सीजन होता है। तो गर्मी के सीजन में क्या सबसे ज़्यादा आता है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब आती हैं। तो ये सब आ जाती हैं जायद की फसल में। जायद को ऐसे कोरिलेट कर दो कि जायद का मतलब ज़्यादा गर्मी, और ज़्यादा की गर्मी में कौन सी फसलें आएंगी, जो हमें पानी की कमी से बचाएंगे, यानी कि उनको खाने से पानी की पूर्ति होगी। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये जो आइटम होते हैं ये सारे आते हैं किसमें, जायद की फसल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया के प्रतीक में डॉट डॉट से बने शेर को दर्शाया गया है, कीलों के, हथौड़ों के, चक्रदंतों के या धनुषों के। तो बताइए इसमें क्या सही है, तो चक्रदंतों के। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी 25 सितंबर को हुई थी 2014। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएनआर, पीएनआर का फुल फॉर्म बताइए। देखिए पीएनआर का फुल फॉर्म बताइए, पीएनआर का क्या मतलब है, और बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। बताइए पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये संबंधित किससे है। तो पीएनआर जो नंबर होता है वो एक यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड रखने वाला नंबर होता है, ठीक है। टिकट में पीएनआर नंबर लिखा होता है, ये रेलवे डिपार्ट से संबंधित होता है, ठीक है। तो यात्रियों के नाम का जो रिकॉर्ड कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएनआर नंबर। अगर ये इसकी बात कर ले जाए तो ये टोटल जो होते हैं इसमें 10 डिजिट होते हैं, कितने, 10 नंबरों का एक पीएनआर नंबर होता है। अगर आप रेलवे टिकट बुक कराएंगे तो एक पीएनआर नंबर क्रिएट होता है, वहाँ से आपकी सीट का उसमें अलॉटमेंट होता है। यह भी एग्जाम में 2016 एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया था,
ठीक है, जो 3 अप्रैल को पेपर हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये आपको बताएं या ना बताएं, आप याद रखिएगा, सारे वनडे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी वही क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है। तो राजस्थान में जो नहर बनाई गई है उसको किस नदी से पानी प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है। यमुना की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि यमुना राजस्थान से होके गुजरती है क्या, आप पहले ये बताइए हमें। ठीक है, जमुना तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने से उसका नाम बदलता है। ठीक है, ये भी हटा दीजिए। रावी का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो पंजाब से मुड़ जाती है, तो इसमें सतलज वाला ऑप्शन आपको सही हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें बताइए, ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, भारत और केन्या। तो इसमें चीन जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, समस्या हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके सुनिएगा, और ज़रूरत मत लगे तो आप इसका नोट्स भी शॉर्ट में बनाते चलिएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अगर ये 10 भी वीडियो आपको करवा देते हैं तो उसमें अगर 500 क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको स्टैटिक बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसमें विश्व में सबसे बड़ा जो चाय का उत्पादक देश है वो कौन सा है, चीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा चीन इसमें फर्स्ट नंबर पे है। और भारत में अगर बात करें तो असम चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, और उसको असम राज्य को जीआई टैग भी मिला है। असम राज्य को जीआई टैग मिला है। तो चाय के कौन सा ब्रांड है जिसको जीआई टैग मिला है, तो आपने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग के नाम से फेमस है। दार्जिलिंग की चाय को भी जीआई टैग मिला है। भारत का जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। ठीक है, और असम की जो चाय है उसको भी जीआई टैग मिला है। आगे देख लेते हैं, युगांडा की राजधानी का क्या नाम है। तो बताइए युगांडा की राजधानी क्या है। ऑप्शन है मोगादिशु, कंपाला, लुसाका और ब्रुसेल्स। तो कंपाला इसकी राजधानी है। सारी राजधानियां हमने ट्रिक से करवा दी हैं, आप जाकर के यूपीपी का प्लेलिस्ट देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है। तो बताइए भैया कुना किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या और सूडान। तो इसमें क्या सही है, तो क्रोएशिया है जिसकी राजधानी है कुना, जिसकी मुद्रा है कुना। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब क्रोएशिया की मुद्रा बदल चुकी है, अब इसकी मुद्रा चेंज होकर के हो गई है यूरो। क्या हो गई है, यूरो। तो कई बार इसने एग्जाम में पूछा है कुना से, तो आप क्रोएशिया समझिएगा। ठीक है, लेकिन अब इसकी मुद्रा हो गई है यूरो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आगे, IRDAI। अगला है IRDAI का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। तो समझिए IRDAI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना करी गई थी कब, 1999 में, यानी 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ पे, तो हैदराबाद में इसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ पे, हैदराबाद में इसकी स्थापना करी गई। तो IRDAI का पूर्ण रूप क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसकी स्थापना करी गई। आगे हम लोग देख लेते हैं कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी हमने आपको ऊपर बताया चाय का, तो चाय का कौन है, चीन है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो आपको खूब अच्छे से पता होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील को अभी तो कोई मात नहीं दे पाया है कॉफ़ी उत्पादन में, तो याद रखिएगा कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील सबसे आगे है। अगर भारत में बात कर लें कि भारत में कॉफ़ी किस राज्य में होती है सबसे ज़्यादा, कौन प्रथम है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक। साथ साथ आप भारत का भी डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटक है। ठीक है, ब्राज़ील सबसे पहले नंबर पे है जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अब अगला देख लेते हैं कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपके हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात, तुर्की, ईरान और मिस्र। देखो जहाँ पे स्वेज नहर है ना, वहीं के लगभग करीबी देश दिए गए हैं, बिल्कुल करीबी देश दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है अगर एग्जैक्ट चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं। ठीक है, तो स्वेज नहर, इसको जहाज रानी के नाम से भी जाना जाता है स्वेज नहर को, ये भी आप याद रखिएगा।
ठीक है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये मिस्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मिस्र में स्थित है। ठीक है। 17 नवंबर 1869 को इसकी क्या हुई थी? इसका उद्घाटन किया गया था। सुएज नहर को प्रारंभ किया गया था 1869 में। ठीक है। सुएज नहर को 1869 में प्रारंभ किया गया था। और सुएज नहर से एक बात और याद रखिएगा कि यह किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह लाल सागर और लाल सागर प्लस भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा कि सुएज को मत भूल, भू से हो जाएगा भूमध्य, ला से हो जाएगा लाल सागर। तो सुएज को मत भूल यानी सुएज नहर को मत भूल। तो 1869 में इसका उद्घाटन किया गया था। लाल सागर और भूमध्य सागर को यह जोड़ती है और इसको जहाज रानी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है बताइए उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था? ये जितना भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन थे आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर के एक वीडियो हमने बना रखा है मंदिर कला शैली के नाम से। ठीक है। उसको देखिएगा। जितने प्रमुख मंदिर भारत में हैं, जिन राजाओं ने बनाया उसकी लिस्ट बाकायदा हमने दी है। वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ से उसको नोट करिएगा। ठीक है। देखो जितना भी आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं, जो चीज़ें स्टैटिक है उन्हीं से क्वेश्चन निकाल के पूछता है। और यहाँ पे अलग से क्लासेस चलाई जा रही स्टैटिक की, तो वो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो स्टैटिक आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है, आप ये बात समझिए। लेकिन जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो वीडियो के ऊपर वीडियो देखे जा रहे हैं, तो आप डिटेल में सारी चीज़ें पहले थ्योरिकल पढ़ा करो। जब पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही स्टैटिक पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है। चलिए वो जाकर के वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पूरा मंदिर का हमने अच्छे से समझाया है। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या प्रतिहार राजवंश। तो बताइए। तो इसमें जो सही है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश के समय में इसकी स्थापना करी गई थी। संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। और इसकी जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर स्थित है, ठीक है, उसकी महाबलीपुरम की राजधानी क्या रही थी? तो कांची इसकी राजधानी रही थी। ठीक है। याद रखिएगा कांची। तो इसका निर्माण किसने कराया? सिंह विष्णु जी ने इसका निर्माण कराया था। राजधानी क्या थी? कांची राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो SDG इंडेक्स है, सतत विकास सूचकांक में भारत को 109वां स्थान था। खुशहाली सूचकांक में 116वां था। ठीक है। साइबर क्राइम में 10वां था। मानव विकास सूचकांक में 134वां था। आप अगर नोट करना चाहो तो 2024 का डाटा ये बता रहे हैं, तो आप वीडियो स्टॉप करके या सुन करके स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में 134वां था। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 159वां था। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी गैप में 108वां था। विश्व लैंगिक सूचकांक में 129वां स्थान था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां था। भुखमरी सूचकांक में 111वां था। ठीक है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 93वां था। तो ये लगभग 2024 के जितने इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं पिछले एक साल के 24 के, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अगला हम लोग देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपने भाषण किस वर्ष दिया था? तो वो पूछा है जब उन्होंने शिकागो में जाकर के भाषण दिया था। ऑप्शन है जुलाई 1893, अगस्त 1893, सितंबर 1893 और अक्टूबर 1893। तो जो उन्होंने भाषण दिया था सितंबर 1893 में दिया था। कहाँ दिया था? शिकागो में सितंबर 1893 में दिया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं चोल संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चोल संप्रदाय के संस्थापक बताइए कौन थे? ऑप्शन है दंती दुर्ग, सिंह विष्णु, जय सिंह या विजयालय। तो चोल संप्रदाय के जो संस्थापक रहे थे वो विजयालय थे। दंती दुर्ग चोल संप्रदाय के नहीं थे, वो राष्ट्रकूट संप्रदाय के थे। किसके? राष्ट्रकूट संप्रदाय के थे। और राष्ट्रकूट जो संप्रदाय की थी तो उसकी राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। सिंह विष्णु किसके थे? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी कांची थी। क्या थी?
कांची थी। जय सिंह किसके थे? तो जो वातापी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक थे जय सिंह थे, याद रखिएगा। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजय आलय थे, जो चोल वंश के संस्थापक रहे थे, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। जिसकी राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। तो कुछ इस टाइप से आप क्वेश्चनों को कोरिलेट करिए, एक ही जगह पे उनको नोट करते चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको काफ़ी काम देगा आगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? सन है 2004, 5, 8 या 2003। तो ये पारित हुआ था 2005 में। कि कब पारित हुआ था? 2005 में, अगस्त 2005 में इसको पारित किया गया था, लेकिन लागू इसको किया गया था 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 2006 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन इसको संसद में पास कर दिया गया था 2005 में ही। तो याद रखिएगा। और आप लोग जानते हो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम है, इसी को बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया था, महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में। ठीक है, मनरेगा के नाम से यह योजना जानी जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में डैश की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया था। तो बताइए कब किया था स्वदेशी आंदोलन का आह्वान? ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में डैश की अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया गया था। यानी किसके अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता में यह काम किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1905 की ये बात है। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे, 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे और तभी इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। मांग 1929 में करी थी और घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगर बात कर लें सरोजनी नायडू को, तो सरोजनी नायडू कब रहे? तो 1925 में जब कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय सरोजनी नायडू थी और यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और महात्मा गांधी तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, तब अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी। तो ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पॉलिश्ड चावल। पॉलिश्ड चावल में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? बताइए पॉलिश्ड चावल में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? तो विटामिन B1। विटामिन B1 नहीं होता है, इसके अलावा सारे विटामिन आपको मिलते हैं। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो दो होते हैं, बी और सी, यानी बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा A, D, E, K ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन का भी एक शॉर्ट में बिल्कुल ट्रिक के द्वारा हमने बताया है, वीडियो जाकर के वहाँ से आप इसका देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गुरु केलू चरण महापात्रा का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो बताइए, ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कथकली, उड़ीसा। तो इनका जो संबंध था वो ओडिशा नृत्य से है। किससे है? ओडिशा नृत्य से है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? ऑप्शन है भारतनाट्यम, उड़ीसा, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही जवाब है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य में जागोई और चोलोम ये शास्त्रीय नृत्य के मुख्य भाग के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 रेलवे भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के स्थल के रूप में नामित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि भारत के 3 रेलवे पर्वतीय रेलवे हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। तो इसमें वो ऑप्शन आपको बताना है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं नीचे।
दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, खड़गपुर रेलवे या कलकत्ता यानी कालका शिमला रेलवे। तो बताइए इसमें कौन सा है? तो दार्जिलिंग वाला है, नीलगिरी वाला है और कालका शिमला रेलवे है। सिर्फ ये जो खड़गपुर रेलवे है इसको सम्मिलित नहीं किया गया है इसमें, जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित नहीं की। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल 43 विश्व विरासत स्थल सम्मिलित हैं। चलिए, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की उत्पत्ति ... से हुई है। तो किससे हुई है? तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नाट्य शास्त्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नाट्य शास्त्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। जिसके लेखक कौन रहे हैं? तो भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो भरत मुनि थे। इसी से हमें शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूध का औसत पीएच वैल्यू कितना होता है? तो दूध का औसत पीएच वैल्यू बताइए। ऑप्शन है 6.1, 6.6, 8 या 7.4। तो बताइए दूध का औसतन पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.6 होता है पीएच वैल्यू किसका? दूध का। कितना होता है? 6.6। याद रखिएगा दूध का पीएच वैल्यू। अगर आपसे ये बोल दें कि रक्त का कितना होता है तो 7.4 होता है, आंसू का 7.4 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है, नींबू का 2.2 से 2.4 होता है, कॉफ़ी का 4.4, 4.5 या 4.4 भी आ जाता है, शुद्ध जल का 7 होता है। तो यह भी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 फरवरी 2014 को किस राज्य ने बैगलेस स्कूल की पहल शुरू की है? बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 22 फरवरी को ये व्यवस्था चालू करी है किसी एक राज्य ने कि बैगलेस यानी बैग आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, इस तरीके की पहल को, इनिशिएटिव को लागू करा है। वो भी किसके लिए है? बेसिक के लिए है, फाउंडेशन लिटरेसी को कंप्लीट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें चालू करी गई हैं। तो बताइए किसने चालू करा है? ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने इसको चालू किया है। बुनियादी साक्षरता को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें चालू की गई हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं, यानी उपग्रह हैं। किसने ये बात पता लगाई कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? ठीक है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रहों को ही चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड में उपग्रह है। तो बताइए ऑप्शन है आपके साइमन या फिर टाइको या फिर जोहान्स केपलर या फिर गैलीलियो। तो सबका एक ही नाम जानते हैं। ग्रहों से रिलेटेड कोई बात आती है वो भी आरंभिक स्थिति की हो तो गैलीलियो का नाम आता है। चलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब करी गई? ऑप्शन है 1946, 1498, 1919 या 1945। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब करी गई? तो इसका सही जवाब है 1946। 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करी गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो हेग में है। कहाँ पे? हेग में इसका मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरीके से आप इसका रिवीजन करते चलिए। जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं उनको आप एक अलग से बना लीजिए रजिस्टर, उसमें आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको अलग से फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप जैसे आप सिलेबस को रटते हैं उसी तरीके से इसको भी देखते चलिएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम एक बार शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।